नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जो लोग मुझसे निरंतर जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़े हुए हैं, वो मध्य प्रदेश पर और 2024 के चुनाव के मद्देनज़र मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की भूमिका पर मेरे कई एनालिसिस देख चुके हैं। और उन एनालिसिस में एक निचोड़ ये भी है कि इन राज्यों में बीजेपी का जीतना बहुत ज़रूरी है। और अगर इन तीनों राज्यों को बीजेपी हार जाती है तो एक बात पक्का मान के चलिए कि कट्टर से कट्टर अंधभक्त का विश्वास भी डोल जाएगा। और जो ये कहते हैं कि 24 में आएगा तो मोदी ही, उन लोगों की धारणाएं बदल सकती हैं। मध्य प्रदेश में जो ताज़ा घटनाक्रम हो रहे हैं, अभी जो घटनाक्रम हो रहे हैं, उन पे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश किस तरफ जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो कदम उठा रही है वो उसके आत्मघाती कदम हैं, या कांग्रेस पार्टी जो कदम उठाई है वो उसको नुकसान देने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इस बार मध्य प्रदेश किसके हाथों में जाता दिख रहा है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं भी हाजिर होता हूं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो कहा जाता है वो ये राय है कि दो लोग पार्टी को चलाते हैं, एक मोदी हैं और दूसरे शाह। उनकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता और यहाँ तक कि आरएसएस में भी अब उनकी हुकूमत चलने लगी है। इन दोनों में से एक तो मोदी जी हैं और दूसरे हैं अमित शाह। अमित शाह बेबाक तरीके से सीटों की संख्या में भविष्यवाणी करते रहे हैं। जब भी आप अमित शाह से पूछेंगे वो आपको बता देंगे हमारी इतनी सीटें आएंगी, हमारी उतनी सीटें आएंगी, हमारी उतनी सीटें आएंगी। कर्नाटक में उनकी ये भविष्यवाणी गलत साबित हो गई थी। आज अमित शाह से जब मध्य प्रदेश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने रोचक जवाब दिया। उन्होंने कहा ये तो ज्योतिषी ही बता सकता है कि कितनी सीटें आएंगी हमारी। यानी कांग्रेस का जो भी अनुमान हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो आज की तारीख में अपनी सीटों की भविष्यवाणी करने की स्थिति में नहीं है। यानी उसे भी 100% अंदाज़ा नहीं है कि मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि उसकी सीटें इतनी कम आती दिख रही हैं कि उसे अपने मुंह से कहने में घाटा ही घाटा नज़र आ रहा है। इसलिए जब हारता हुआ आदमी होता है तो कभी नहीं कहता मैं चुनाव हार जाऊंगा या मैं कुश्ती हार जाऊंगा। वो चुपचाप दाएं बाएं घुमा जाता है। जब ये कह रहे हैं अमित शाह, उससे कुछ घंटे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी एक बयान दिया है। उस बयान पे आते हैं, लेकिन उस बयान पे आने से पहले मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक स्थिति है उसको समझेंगे तो इस बयान को समझना आसान होगा। मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़े द्वंद्व से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में इस द्वंद्व से जूझ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए जो 19 लोग थे विधायक, उन 19 लोगों को क्या किया जाए। जो आदमी अपना पॉलिटिकल करियर छोड़ के, कांग्रेस पार्टी छोड़ के और अपनी ही पार्टी की सरकार गिराने का बड़ा गुनाह करके ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आया है, वो ये अपेक्षा करता है कि भारतीय जनता पार्टी उसकी इस कुर्बानी का उसको कुछ इनाम देगी। लेकिन टिकट बंटवारे का जो सीन आ रहा है, दूसरी चीज़ आ रही है, उसके हिसाब से सिंधिया समर्थकों के विश्वास डोलते हुए नज़र आ रहे हैं, कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। यही वजह है कि बड़ी संख्या में सिंधिया समर्थक अब भारतीय जनता पार्टी छोड़कर वापस कांग्रेस की तरफ जाने लगे हैं। कल ही एक साहब 1200 गाड़ियों का काफिला लेकर, जावद है नीमच के पास वहाँ के, वो लेकर पहुँचे भोपाल। और वहाँ उन्होंने 1200 गाड़ियों के काफिले पे नंबरिंग थी बाकायदा, और उन्होंने वहाँ साइन किया और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में इस्तीफ़ा दिया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। उससे पहले 800, 850 गाड़ी लेकर शिवपुरी में भी ज्योतिरादित्य के एक राइट हैंड थे, वो भी जा चुके हैं। और इस तरह से लगातार एक भगदड़ मच रही है। इस भगदड़ की वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत कार्यकर्ता था वो इन आयातितों को सर पे बिठाने को तैयार नहीं था। एक आदमी है जो एमएलए के चुनाव में लगातार किसी बी आदमी के खिलाफ लड़ता रहा है, बी आदमी को हराने की कोशिश की और हर कार्यकर्ता ने बी आदमी के साथ में निजी तौर पे जिस तरह का हो सकता है उस तरह का पंगा लिया है। और बी आदमी को उस ए आदमी के सर पे बिठा दिया जाए और उन सारे कार्यकर्ताओं के सर पे बिठा दिया जाए तो क्या होगा। मध्य प्रदेश की 19 विधानसभा सीटों पर इस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विश्वासघात महसूस कर रहे थे। उनको लग रहा था कि जिनका हम पूरी ज़िंदगी विरोध करते रहे वो हमारी खोपड़ी पे बिठा दिए गए। उधर हालत ये थी कि जो
सिंधिया के साथ आए थे वो लोग भारतीय जनता पार्टी में महत्व चाहते थे। वो चाहते थे भाई मैं विधायक था, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं मंत्री था, मैं यहाँ पे आया हूँ और मुझे इज्जत क्यों नहीं मिलेगी। अब पता चला पार्टी के प्रोग्राम हो रहे हैं, उनको नहीं बुलाया जा रहा है सिंधिया समर्थकों को। अब वो खुद भी आए, उनके साथ कई सारे कांग्रेस कार्यकर्ता भी आए, उनको कोई चवन्नी में नहीं पूछ रहा है। तो ऐसी हालत में उनका गुस्सा बढ़ा जा रहा था। सिंधिया हैं राजा महाराजा, बड़ी सीधी सी बात मान के चलिए, ये राजा महाराजा अपने वक्त का इंतजार कर रहे हैं, जब भी कभी डेमोक्रेसी कमज़ोर हो तो अपना राजपाट दोबारा वापस आ जाए। अब आप कहेंगे मैं कह रहा हूँ, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। माधवराव सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी, आपने पूरे जीवन उनको एक कुर्ता पजामा और एक नेहरू कट बास्केट में देखा होगा, जिसको अब लोगों ने नाम रख दिया मोदी स्टाइल, जो भी बोले आप। तो वो जो जैकेट होती है उसमें काले रंग की देखा होगा। कभी माधवराव सिंधिया ने इसके अलावा कुछ और पहना नहीं। ग्वालियर में एक मूर्ति लगाई गई है माधवराव सिंधिया की, उस मूर्ति के जितने भी वस्त्र उन्होंने पहने हुए हैं वो सारे के सारे एक राजा के वस्त्र पहने हुए हैं। राजशाही खत्म हो चुकी है, राजशाही में अब देश नहीं है, लेकिन उनकी जब मूर्ति लगाई जाती है तो उनको राजा की तरह सजाया जाता है उनके निधन के बाद। यानी जो सामंतवादी मानसिकता है वो महल के अंदर कूट कूट कर भरी है। उस सामंतवादी मानसिकता के ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए ये जो कार्यकर्ता उनके साथ में आए थे ये ज़्यादा मायना नहीं रखते हैं। लेकिन आपकी निजी पसंद यहाँ नहीं चलेगी, आपके लिए मायने इसलिए रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कारण आपकी जो भी ताकत है ये आपके साथ आए हुए लोग ही हैं। और अब इन लोगों को पार्टी ने ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया है, तो वो उम्मीद करते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कम से कम उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है। यहां अलग अलग गुट, अलग अलग लोग नहीं होते हैं, सब एक है। यानी आप मेरे भरोसे मत रहो, जिसको टिकट मिलना है पार्टी डिसाइड करेगी। तुम उल्लू के पट्टे हो जो मेरे साथ में आ गए हो। ये लाइनें अपने आप बिटवीन द लाइन आप पढ़ लें। दूसरी वजह यह भी है कि भैया चुनाव आ गया है। अगर आप एमएलए हैं या दूसरी जगहों पे आपको लगता है कि भैया एंटी इनकम्बेंसी लॉ लागू हो जाएगा, इसलिए हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी, तो चुनाव से पहले दल बदल लो, तो कम से कम दल बदल कानून लागू नहीं होगा। इसलिए भी शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन क्या सिंधिया समर्थकों को वाकई न्याय मिल रहा है, इसको समझना है तो आप अभी हाल में पार्टी ने जो टिकट जारी किए हैं, जो टिकट बंटवारा किया है अभी 2-3 दिन पहले, उस पर नज़र डालिए। उससे आपको दो चीज़ें पता लगेंगी। एक तो ये पता लगेगा कि ये सिंधिया जी जो हैं, एक तो अकेले पड़ गए, इनके सारे समर्थक छोड़ के जा रहे हैं, या असंतुष्ट हैं या दुखी हैं, क्योंकि उनको कोई पूछ ही नहीं रहा, पार्टी उनको पूछ नहीं रही और सिंधिया जी ने भी हाथ खड़ा कर दिया। तो अब जो मसला बच रहा है वो ये बच रहा है कि जो सिंधिया बगैर फ़ोन किए राहुल गांधी के घर में घुस जाया करते थे, उनकी स्थिति क्या है वो सब रोज़ देख रहे हैं। जो जब उनके महल में भी अमित शाह आए तो खड़े होकर वेटर की तरह खाना खिला रहे थे, वो तस्वीरें हम सब ने देखी हैं। अब क्या हो रहा है कि इस पूरे माहौल के बीच में एक टिकट की लिस्ट आती है, और उस टिकट की लिस्ट में दूसरा ब्लंडर भारतीय जनता पार्टी का दिखाई देता है। गोहद सीट पर रणवीर जाटव चुनाव जीते थे और वो सिंधिया के साथ पार्टी छोड़कर चले गए थे। बड़ी इज्जत देते हैं कांग्रेस के जो इनके कार्यकर्ता हैं, महाराज साहब, ये सब इज्जत दिया करते थे, महाराज भी और साहब भी, और पैर छूते थे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं भी ग्वालियर से हूं, और पूरे जर्नलिज्म के करियर में मैं एक बार भी इन सावंतों से मिलने, मुलाकात करने या बात करने इनके घर नहीं गया, क्योंकि ये अपेक्षा करते हैं कि जो ग्वालियर शहर का रहने वाला आदमी है वो इन्हें राजा माने और ये प्रजा। और मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में सब बराबर हैं। आप एक नेता हैं और आपको वैसा ही सम्मान मिलेगा, और वैसा ही सम्मान मुझे देना चाहिए जैसा दूसरे नेता देते हैं। खैर, अब हुआ ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं, उनके साथ के एक आदमी का टिकट कट गया और लगातार टिकट कट रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोगों को टिकट मिल रहे हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया, आ गया, टिकट मिल गया। एक डॉक्टर साहब थे, इस्तीफा दिया, आए, टिकट मिल गया। और इनके जो समर्थक हैं वो टापते हुए बैठे हैं कि ये महाराज साहब के चक्कर में जाके करेंगे क्या।
1200 गाड़ियाँ, अमीर अमीर लोग हैं, वही 1200 गाड़ियों का काफिला लेकर जा रहे हैं भोपाल नीमच से। तो वो सीन पूरा का पूरा जो है ना, वो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो वैल्यू एडिशन सिंधिया के तौर पे हुआ था, उसमें से वैल्यू एडिशन निकल गया है, सिंधिया बच गए हैं। और सिंधिया के पास एक ही काम है कि आप राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं, केंद्र में मंत्री बन गए हैं, भजन पूजन करते रहिए, मोदी शाह गाते रहिए। छोटे से छोटा आदमी अगर वहाँ जाते हैं इंदौर में, तो वो कैलाश विजयवर्गीय जो है वो घर से गायब हो जाते हैं। ये पहले कह के जाते हैं कल मैं उनसे मिलूंगा, खुद जाके मिल रहे हैं। सिंधिया का ये हाल नहीं था। सिंधिया एक कांग्रेस में एक लिस्ट बना के भेज देते थे और सबको टिकट मिल जाता था। ये माधवराव सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया को पावर सौंप कर गए थे कांग्रेस में। राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने फैमिली मेंबर, किचन कैबिनेट की तरह इनको माना था। ये अलग मसले हैं, लेकिन अभी मसला सिंधिया पे ज़्यादा हो रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी की सीटों के बंटवारे में भी देखिए क्या सीन है। ये देखिए, नए नए लोगों को टिकट मिल गए, सिंधिया वालों को नहीं मिले। चंबल में वैसे ही पार्टी की हालत ख़राब है। अब सिंधिया समर्थकों को भी आप धक्के मार दोगे तो क्या होगा आपको पता है। मैं सर्वे बता चुका था आपको कि चंबल में क्या होने वाला है। एबीपी न्यूज़ का सर्वे था सी वोटर के साथ में। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले 14 ऐसे लोगों को टिकट दे दिया है जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार से चुनाव हार चुके थे, और इस बार फिर उनको वहीं खड़ा कर दिया है। पहली चीज। इसके अलावा 4 मंत्री हैं इसमें, और 12 नए चेहरों को उतारा गया है, 12 नए लोगों को टिकट दिया गया है। अभी ये माना जा रहा था कि जब एंटी इनकम्बेंसी होती है, उसको कम्बैट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। गुजरात में, दिल्ली में, कई जगहों पर ये दिखा चुके हैं। ये करते क्या है कि अपने सारे ज़्यादा से ज़्यादा चेहरों को बदल के नए चेहरों को टिकट दे देते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव मोदी शाह के चेहरे पर आप नहीं देखते हैं, नहीं जीतते हैं, सबका अपने अपने इलाके में पकड़ है, तो वो टिकट दे ही नहीं सकते। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने क्या किया है कि 12 नए चेहरों को टिकट दे दिया है, जो पहली लिस्ट है उसमें। और ऐसे भी इसमें चेहरे हैं जो 2013 का चुनाव लड़ा था, 2018 में उनको टिकट नहीं दिया गया था, पिछले चुनाव में उनको दोबारा टिकट दे दिया गया है। तो ये पूरा सीन जो है ना, वो आपको बताता है कि आप एक ऐसे उम्मीदवारों, आपको नए उम्मीदवार नहीं मिले हैं, जो हार चुके हैं उन्हीं को आप टिकट दे रहे हैं। जिनको आपने खुद पिछली बार टिकट नहीं दिया था उनको टिकट दे रहे हैं। तो क्या पार्टी के पास उम्मीदवारों की कमी हो गई है? आम आदमी पार्टी से आ जाओ, टिकट ले लो, नौकरी से इस्तीफा दो, आ जाओ, टिकट ले लो। और इस सारे माहौल के बीच में जो आदमी अपनी पार्टी की सरकार गिरा के आया था, उसको कोई पूछने वाला नहीं। वो आदमी जो है वो कांग्रेस पार्टी में वापस जा रहा है। और सबसे बड़ी समस्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की है, न घर के न घाट के। कांग्रेस में वापस जा नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस में उन्होंने ऐतिहासिक अपराध किया है, अपनी ही पार्टी की सरकार को गिराया अपने राजनीतिक हितों के लिए। माना यह जा रहा था कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, वो मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाए। उनके साथियों को कुछ मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिला है, पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। इसके अलावा पूरा जो टिकट बंटवारा है उसमें वंशवाद वगैरह का भी ध्यान रखा गया है। नेताओं के बेटे और बहुओं को टिकट दिए गए हैं। पिछले चुनाव के बागियों को भी टिकट दे दिया गया है। 2018 के चुनाव में जो लोग बागी हो गए थे टिकट न मिलने के कारण, उनको भी टिकट दे दिया गया है। भूपेंद्र आर्य थे उसमें से एक। कुल मिला के जो सोशल इंजीनियरिंग भारतीय जनता पार्टी ने कहें, या जो गणित मिलाया है इस टिकट के बंटवारे में, उस टिकट के बंटवारे के बाद भारतीय जनता पार्टी को खुद ही भरोसा नहीं है कि वो कितनी सीटें जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। और इसीलिए अमित शाह को कहना पड़ता है कि साहब, इस चुनाव में हम ज्योतिषी थोड़ी हैं जो बता दें कितनी सीटें जीतेंगे। बंगाल में आप सीटें बता रहे थे, कर्नाटक में सीटें बता रहे थे, केंद्र में आपने सीटें बताई थी, मध्य प्रदेश में आपको ज्योतिषी चाहिए। खैर जो भी है, बहरहाल, लेकिन ये जो इक्वेशन बन रहा है, इस इक्वेशन के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक फ़ायदा कर लिया। अब वो फ़ायदा है कि चुनाव के टाइम घाटा ये देखने में आएगा। अपने कार्यकर्ता का आरएसएस के दबाव में मोरल वापस ले आए हैं। जो बाहर से आयातित लोग आए थे उनको बोल दिया, भैया रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ। यहाँ पे सिर्फ एक आदमी को पूछेंगे आपके कुनबे में, वो है सिंधिया जी। आप ये मत सोचो कि वहाँ आप चुनाव जीत गए थे, आपने दूसरे को हरा दिया था, तो इस बार भी आपको टिकट मिल जाएगा। इस स्थिति में एक चीज़ बहुत साफ है कि मध्य प्रदेश का जो चुनाव है उसमें एक अजीब तरह की घमासान
और अजीब तरह का कॉम्प्लिकेशन है। ना तो आप क्लियर कट ये कह सकते कि इस बार कुछ हो जाएगा, ना क्लियर कट ये कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी लड़खड़ जाएगी, लेकिन बाकी फैक्टर अपनी जगह खड़े हुए हैं। 9 साल का आपकी सरकार का कामकाज है, आपकी ज़्यादातर योजना जिनका आपने ऐलान किया वो अधूरी पड़ी हुई हैं क्योंकि आपका पैसा नहीं है। और ये जो महिलाओं को आप कह रहे हैं 1000 रुपया दिया है आपने, और ये सब जो किया है, ये सब के बावजूद मध्य प्रदेश एक ख़ास चीज़ देख रहा है, और वो चीज़ ये है कि तुमसे ना हो पाएगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस वाले, वो और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति में है। अब जो धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू मुसलमान मचाए पड़ा है, धर्मांतरण की बात करता है, कमलनाथ उसकी कथा करा रहे हैं, उसकी आरती उतार रहे हैं। अब मुझे नहीं पता पॉलिटिकली इससे उनको फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, हिंदूवादी वोट जो है वो कांग्रेस में भरोसा करके उसको वोट दे देंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन मध्य प्रदेश में जहाँ तक मुझे पता है, मध्य प्रदेश में कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो ये धर्म मजहब की राजनीति नहीं चली है। मध्य प्रदेश में उम्मीदवार की सौम्यता, उम्मीदवार की विनम्रता, उम्मीदवार की सौजन्यपूर्णता काम करती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।